नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस के विरोध पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण चुनाव आयोग के गाइडलाइन के तहत निष्पक्ष तरीके से किया जा रहा है। साथ ही कहा कि नकली और संदिग्ध मतदाताओं की पहचान या स्थान बदल चुके लोगों के नाम हटाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अगर कोई शिकायत है तो चुनाव आयोग के सामने रखें, जायज शिकायत का समाधान भी किया जाएगा। एसआईआर पूरे देश के अंदर एक साल जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत होता है। और कोई देश की आजादी के बाद कांग्रेस वालों को ऐसा लग रहा है कि पहली बार एसआईआर हो रहा है। एसआईआर हमेशा होते रहे हैं, लेकिन इस बार जो एसआईआर की प्रक्रिया है, वोटर लिस्टों का शुद्धिकरण, वो शुद्धिकरण बिल्कुल फेयर तरीके से हो रहा है। उसमें चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर काम हो रहा है। अब फेक वोट अगर काटे जा रहे हैं, संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, या जो लोग उन स्थानों पर नहीं रहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर उनको परेशानी हो रही है तो कहीं ना कहीं दूध में काला है, कहीं ना कहीं उनकी परेशानी का कोई कारण है। कोई जायज कारण होगा तो चुनाव आयोग उसका समाधान करेगा। देहरादून में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना चौपाल 2026 कार्यक्रम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों को देखने का अवसर है। आज हमारे गांव विकास के सहभागी बनने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। इस योजना के पीछे हमारा उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के प्रति जागरूक करना है। इस योजना के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले उद्यमों को आगे बढ़ाने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। आगे सीएम ने कहा है कि योजना से 13,000 से ज़्यादा उद्यम करने वालों को सहयोग दिया जा रहा है। 8,000 से ज़्यादा मातृ शक्ति को उद्यमिता से भी जोड़ा गया है। आयोजित चौपाल कार्यक्रम 2026, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया बहनों को जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपना अनेक उत्पाद बना रही हैं, उनको अच्छी ट्रेनिंग मिले, उनको अच्छा बाजार मिले, उनके उत्पादों को बेचने के लिए उनको सही प्रकार से ऋण इत्यादि की व्यवस्था हो, अच्छी उनको ट्रेनिंग हो। मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसे काम किए जा रहे हैं जिसमें अभी तक 13,000 से भी अधिक लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ मिला है। उनको ट्रेनिंग भी मिली है, उनको ऋण भी मिला है, इस क्षेत्र में काम करने का अवसर भी मिला है। हमारी बहनें 3 लाख से ज़्यादा आज राज्य के अंदर लखपति दीदी बन गई हैं। बहुत सारे युवा हमारे इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इसका लाभ सीधे सीधे मिल रहा है। 13 जिलों में आज मुख्यमंत्री उद्यमशाला के माध्यम से ऐसी चौपालें आयोजित की जा रही हैं। इसके पीछे हेतु है कि उन सभी को अवसर मिले, अधिक से अधिक जानकारी मिले और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी हो, कैसे वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इस दिशा में ये चौपालें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत MUY चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने युवाओं और मातृशक्ति को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दिया। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि MUY चौपाल महज एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं और महिलाओं के स्वाभिमान, स्वावलंबन और नए सपनों को उड़ान देने का अभियान है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बनाना है। मंत्री ने मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा है कि गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो परिवार और समाज भी मजबूत होगा। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना को चौपाल के रूप में आज पूरे 13 जनपदों में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है
उसके प्रचार प्रसार हेतु भी और उनके महिलाओं के सम्मान के लिए भी आज ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। निश्चित रूप से महिलाएं मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए, खासकर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, खासकर वो महिलाएं, खासकर वो पुरुष जो व्यवसायिक सोच रखते हैं और ग्रामीण स्तर के हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर भी होता है। सुनहरा इस योजना के माध्यम से उन्हें जो है कई कार्य जो है उनके बड़े सरलता के साथ हो जाते हैं। एक ग्रामीण उत्पाद को जो है उसे ग्लोबल करने का भी एक ये रास्ता है। मैं मानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास बहुत सराहनीय है। जनपद अल्मोड़ा जो है इस दिशा में बहुत सराहनीय काम कर रहा है। 918 से अधिक जो है हमारे लोग जो है वो मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना से जुड़ते हुए आर्थिक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ चुके हैं। यही महिलाएं हैं जो लखपति दीदी के रूप में भी पूरे प्रदेश में जानी जा रही हैं। निश्चित रूप से जब महिलाएं सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ये प्रयास जो है निश्चित रूप से उड़ान भर रहे हैं। और एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर लगातार सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, तो वहीं यह भी देखा जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी इस दौरान खूब निशाना साधा है। एसआईआर को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस बंगाल, बिहार व आसाम के चुनाव के बाद, क्योंकि गलत वोट कटने से सही वोट बनने से, क्योंकि उन्होंने बाहर के लोगों के वोट बनाए हुए थे, तो आज कांग्रेस घबराई हुई। और एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी एसआईआर हुआ है, लेकिन उसमें कांग्रेस का राज था और वो इस प्रकार के वोटों को बनवाया लिया करते थे, जिसकी वजह से इतने साल सत्ता में रहे। लेकिन आज जब सही वोट बन रहे हैं, गलत वोट कट रहे हैं, तो कांग्रेस को मेरे ख्याल से कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अगर कोई गलत व्यक्ति है तो उसका वोट कटना चाहिए और जो जिसका राइट है उसका वोट बनना चाहिए। तो ये कांग्रेस के अंदर एक भय जो है कि साहब वहां पर एसआईआर में पूरी ईमानदारी से काम हुआ, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई, बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई, आसाम में आ गई, तो कांग्रेस भयभीत है। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया और इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से होगी और किसी भी पात्र नागरिक को मतदाता बनने से नहीं रोका जाएगा। एसआईआर कितनी बार हुआ है और हमेशा से कांग्रेस के शासनकाल में ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का तो प्रथम बार शासनकाल है जिसमें एसआईआर हो रहा है, और एक वो संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत होता है। उसका एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसकी एक नियमावली बनी हुई है। पहले प्री एसआईआर हुआ, जिनकी मैपिंग होनी थी उनकी मैपिंग हुई, जो नहीं अनमैप्ड रह गए वो अनमैप्ड रह गए। उसके बाद अब जिनकी मैपिंग हो गई उनके बाद भी उनके नोटिसेज आए हैं। अब नोटिसेज को ये देख के तो नहीं आए हैं कि ये किसका है, ये किसका नहीं है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। एक एक विधानसभा में 30-40 हजार नोटिस आए, क्योंकि उनका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में मान लीजिए मेरा नाम तरुण बंसल है, उस समय मैंने तरुण लिखा था, तो इस समय मैं तरुण बंसल लिखता हूँ। तो एनुमलाई जो प्रॉब्लम्स हैं उनके कारण उनके नोटिस आए, तो वो किसी के एक के कारण नहीं आए कि एक मेरे को आए, एक पार्टी वर्ग विशेष को आए। कांग्रेस के चूंकि शासनकाल में नहीं हो रहा है तो उनको ये लगता है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनको ये लगता है कि हमारे शासनकाल में नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने शासनकाल में हो सकता है करी हो उस समय गड़बड़ियां, तब इतना डिजिटल मेथड भी नहीं था। उस समय गड़बड़ी होने की आशंकाएं ज़्यादा थी, अब तो सब डिजिटल मेथड है। अब हर चीज़ की रिपोर्ट हर एक माह में आपके पास भी आ रही है, हमारे पास भी वही रिपोर्ट आ रही है। कितनों ने अनमैप्ड करा, कितने नोटिस कवर्ड हुए, कितने फॉर्म 6 जमा हुए, कितने फॉर्म 7 जमा हुए, कितने डिजिटलाइज जमा हुए, कितने नॉन डिजिटलाइज जमा हुए। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चीज़ छिपी हुई है। और चुनाव आयोग हमारे कहने पर काम करेगा ऐसा तो होता नहीं है। देहरादून में मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को लेकर नगर निगम आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने कहा कि इस साल पिछले वर्षों की तुलना में जलभराव की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि मानसून के दौरान कम समय में ज़्यादा बारिश होने के बावजूद नगर निगम की ओर से रिस्पना और बिंदाल नदियां समेत प्रमुख क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही कहा कि जहां कहीं जलभराव की स्थिति बन रही है वहां करीब आधे घंटे के भीतर पानी निकल जा रहा है। उन्होंने माना कि कुछ स्थानों पर समस्या ड्रेनेज सिस्टम की क्षमता से जुड़ी हुई है
और इसमें पीडब्ल्यूडी समेत अन्य विभागों की भी भूमिका है। नगर निगम द्वारा रिस्पना बिंदाल में जबरदस्त सफाई। देखिए, किसी भी नगर में जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ती है, आबादी बढ़ती है, विशेष इस समय जो मानसून की स्थिति है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। इस बार नगर निगम द्वारा रिस्पना बिंदाल में जबरदस्त सफाई कराया गया और देखेंगे कि पिछले वर्षों की तुलना में वाटर लॉगिंग बहुत कम हो गई है। लेकिन कुछ जगह समस्याएं हैं, जैसे आप प्रीत चौक पे देखिए, रिस्पना पे देखिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी से भी जुड़ी हुई समस्याएं हैं और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। नगर निगम ने करीब 29 जगहों पे जो है डी वाटरिंग पंप लगा रखे हैं, फ्लोटिंग पंप लगा रखे हैं। तो इस साल अपेक्षाकृत काफी कम जो है वाटर लॉगिंग है, और कहीं वाटर लॉगिंग हो रही है तो आधे घंटे 1 घंटे में पानी निकल जा रही है। और विशेषकर नालियों की कैपेसिटी से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उसमें नगर निगम का बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसमें। इसके अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों में कुछ ऐसे घर भी बन गए हैं, 8 फीट की सड़क के किनारे दोनों तरफ घर बन गए हैं जहाँ कोई रोड पे नाली बनी ही नहीं है। तो पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा, इस तरह के जहाँ घर बना रहे हैं नाली की व्यवस्था जरूर करें। और सिंचाई विभाग द्वारा भी एक विस्तृत प्लान। पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मसूरी कैंपटी रोड पर साझा दरबार के पास भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान और दुकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। हादसे के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने सरकार और प्रशासन से तत्काल आर्थिक सहायता और रहने की व्यवस्था कराने की गुहार लगाई है। दरअसल देर रात जमीन खिसकने का खतरा महसूस होते ही परिवार के लोगों ने किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। उनके बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद मकान भरभराकर मलबे में तब्दील हो गया। होगा, कैसे वो अपना गुजर बसर करेंगे। पर ये गरीब भगवान कितना शुक्र है कि अपने आप पूरा परिवार किसी तरह से जान बचाकर भाग गए। बच्चे सब पूरे फैमिली रहती थी। नुकसान तो आप लोगों ने देख ही लिया हो, कम से कम करोड़ों का सामान तबाह हो गया। पूरा मकान 2-3 मंजिल का जो आवासीय भवन था पूरी तरह से तबाह हो गया। हम लोगों ने बस सरकार से बस ये गुहार करते हैं कि पीड़ित परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। एक परिवार का घर चला गया जो कि आज बेघर हो गया, और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करता हूँ इनकी सोच समझदारी का कि जिन्होंने उस समय बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ से सकुशल यहाँ से बाहर बचाया। और आजकल जो आप भी देख रहे होंगे कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से जिस तरह से कहर हर जगह आपदाएं आ रही है, तो हर जगह कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और जो ये नुकसान हुआ है ये बहुत ही गरीब परिवार है, जिनके जो यहाँ पे बच्चे यहीं स्कूल पढ़ते थे, जिनका रहने का जो एक आवासीय था यहाँ पे, जो हाथ बेघर हो गया। उसके लिए मैं सरकार और प्रशासन से भी मदद की मैं विश्वास है मुझे कि ज़रूर इस परिवार को मदद मिलेगी। आज बारिश था, बहुत बारिश आ रही, तो हमने तो बच्चों को भी अपने आप को भाग के जान बचाई है। और हमारा तो जो सामान था हम कुछ नहीं निकाल पाए, और हम तो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हम भाग के हमने अपनी जान। हम ये चाहते हैं कि हमें मदद मिला, आर्थिक सहायता मिले, हमें मदद मिले। खबर जोशीमठ से है, जहां यूनेस्को विश्व प्राकृतिक धरोहर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इस साल रिकॉर्ड पर्यटक उमड़े हैं। नंद देवी राष्ट्रीय पार्क जोशीमठ के उप वन संरक्षक यश डोबले के अनुसार 1 जून को खुली घाटी में अब तक करीब 22,000 सैलानी पहुंच चुके हैं। यह संख्या साल 2025 की तुलना में लगभग 1.5 गुना अधिक है। अगस्त के पीक सीजन में यूनेस्को देशों के साथ जापान, थाईलैंड और कोरिया सहित एशियाई देशों के विदेशी पर्यटकों की भी बड़ी संख्या आ रही है। फूलों की घाटी जैसे कि हम सभी जानते हैं राष्ट्रीय ही नहीं बट वैश्विक धरोहर है। इसको यूनेस्को द्वारा भी सम्मानित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आए हैं घाटी में। 1 जून से लेकर अभी तक करीब 22,000 पर्यटक घाटी विजिट कर चुके हैं। इसके पीछे के रीजंस ये हैं कि इस बार थोड़ा मौसम साफ रहा है, जिससे पर्यटकों को आसानी रही है यहाँ तक आने में। इसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा भी कई इंटरवेंशंस किए गए हैं, जिससे पर्यटकों की सुविधा बेहतर बने। और हम आगे भी चाह रहे हैं कि पर्यटकों का इको टूरिज्म और बेहतर रूप में हो। साथ ही साथ वो इको टूरिज्म
जो प्रकृति धरोहर है उसको इम्पैक्ट नेगेटिव रूप में ना करे। तो हमारी सबसे मेन जो फोकस पॉइंट है वो ये रहेगा कि पर्यटकों का एक्सपीरियंस अच्छा रहे और एनवायरनमेंट भी साथ ही साथ कंजर्व हो। सीमांत जनपद चमोली में पीजी कॉलेज गोपेश्वर में BCA कोर्स शुरू होने का लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्र छात्राओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। जहां पीजी कॉलेज गोपेश्वर में इसी सत्र से BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी पढ़ाई शुरू होगी। विश्वविद्यालय से अनुमति मिलने के बाद 60 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा के लिए श्रीनगर और देहरादून जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये बताते हुए कि महाविद्यालय जितना ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित था उस हिसाब से इसके पास ऐसे बच्चों की अध्ययन करने की सुविधा नहीं थी जो टेक्निकल एजुकेशन को प्राप्त कर सके। और ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय से शासन के द्वारा BCA कोर्स चलाने की स्वीकृति मिली थी, फैकल्टी सृजित थी, तमाम प्रकार की सुविधाएं थी, लेकिन विश्वविद्यालय से इसमें प्रवेश की अनुमति नहीं हो पा रही थी। और हमने ये बातें विश्वविद्यालय स्तर पर माननीय कुलपति महोदय जो कि नए नियुक्त हुए हैं उनके सामने रखी, तो उन्होंने इसमें बहुत ही सार्थक पहल करते हुए महाविद्यालय को BCA पाठ्यक्रम की स्वीकृति दी है। इस पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर के 60 सीट अलॉट की गई है और इस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत जो छात्र छात्राएं होंगी उनको सरकारी रेट पर यानी सरकारी दर पर नॉमिनल फीस पे BCA पाठ्यक्रम में प्रवेश और अध्ययन करने की सुविधा मिलेगी। इतनी मिनिमम सीट्स में पहली बात तो BCA खुल रहा है तो बहुत बढ़िया और अच्छी बात है कि इतने बड़े पहले कॉलेज एटलीस्ट इतना डेवलप नहीं था। BCom BA BSc धीरे धीरे डेवलप हुआ और अब तो BCA भी आ गया तो और बढ़िया है हमारे बच्चों के लिए। जो अब न्यू एडमिशन होंगे इसको देख के और बच्चे भी इंस्पिरेशन लेंगे कि भाई BCA खुला है, नया कोर्स है। मेनली बाकी कॉलेजेस में इतना नहीं है, दूर दराज के बच्चे भी आएंगे यहाँ पढ़ने, तो इस कॉलेज की मोर एंड मोर डेवलपमेंट होगा। काफ़ी खुशी की बात है सबसे पहले तो, और सोचा नहीं था कि गोपेश्वर में कभी ऐसा कोई कोर्स आएगा, लेकिन आज सभी छात्र बहुत खुश हैं कि अब उन्हें देहरादून जैसी जगह या और भी कहीं बाहर जगह नहीं जाना पड़ेगा इन बड़े कोर्सों को करने के लिए। अब वो अपने क्षेत्र में रहकर इन कोर्सों को कर सकते हैं आसानी से। नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है। नर्सिंग एकता मंच का एकता विहार में चल रहा आंदोलन 269वें दिन भी जारी रहा। मंच और बेरोजगार संघ ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर 25 जुलाई को आयोजित नर्सिंग लिखित परीक्षा की निष्पक्ष और पूरी भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने परीक्षा में कथित 32 लाख के लेन देन का मामला भी उठाया। अभ्यर्थी लंबे समय से वर्षवार भर्ती सहित अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। शासन का जवाब लंबित होने के बावजूद परीक्षा आयोजित करने पर भी सवाल किया गया है। मंच का दावा है कि उनके पास कुछ दस्तावेज और ट्रांजैक्शन संबंधी साक्ष्य भी हैं। लगातार पहले से कह रहे थे, लगातार कई वीडियो में हमने आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कहा था कि हम लोगों पे भी कई लोगों पे कॉल आ रहे हैं, कई लोगों के पास इस तरीके की बातें आ रही हैं कि पेपर का सेटिंग कर दीजिए। और हमने कहा था कि पूरे जब हमारे पास कुछ साक्ष्य होंगे हम जरूर इसको मीडिया में और अन्य चीज़ों पर लेके आएंगे। और अभी 2 दिन पहले जो ये 32 लाख के ट्रांजेक्शन, जिसमें से तकरीबन 22 लाख आपका ऑनलाइन और 10 लाख के करीब आपने नगद जो सोना गिरवी रख के, आप उसमें क्या 1 हैं या 5 हैं या क्या 15 हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं? और परीक्षा पूर्ण होने से पहले, रिजल्ट आने से पहले इतनी बड़ी रकम अगर किसी ने ली है तो कहीं ना कहीं अंदर कितना ज़्यादा उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया होगा। और उसके द्वारा चारू चंद्र जोशी के द्वारा ये भी कहा जाना कि कुछ इसका पैसा DG हेल्थ में जाना है, कुछ पैसा इसका पार्टी फंड में जाना है। तो कौन कौन इसमें अधिकारी संतृप्त हैं? और यदि भर्ती परीक्षा को अगर एग्जाम के माध्यम से भी कराना जाना जाता, क्या उचित नहीं था कि इसमें 2 वर्ष का अनुभव जोड़ दिया जाना चाहिए था? अनुभवी अभ्यर्थी अंदर आता। लेकिन हम लोगों तक पहले ही ये न्यूज़ थी, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी पत्नियों के पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, और उन लोगों के लिए प्रथा और उन लोगों के लिए नियम का हवाला दिया जाकर उनको अंदर करवाया जा रहा है। जबकि 2000 लोगों ने तो फॉर्म ही नहीं भरे थे।
मंत्री जी तक लास्ट तक लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि मंत्री जी आप किस तरह का कानून लेके आ रहे हो। आपने कहा था कि आप हिमाचल की तर्ज पे सोचोगे, आपने कहा था कि आपने लिखित आश्वासन दिया है, उसके बाद सब चीज़ों को दरकिनार क्यों कर रहे हो। आखिर वो कौन है जिनका दबाव सरकार शासन प्रशासन के पास था, वो आज शायद अब देखने को मिल रहा है। देखिए, एक परीक्षा हुई थी नर्सिंग भर्ती परीक्षा, 25 जुलाई को ये परीक्षा आयोजित हुई थी और इस परीक्षा में कई गंभीर आरोप जो है लगे हुए हैं और इसमें दरअसल ये कहा गया है कि एक व्यक्ति है चारू चंद्र जोशी, जिसने एक तरह से 32 लाख रुपए की डिमांड की थी एक लड़की से, एक महिला से जो इस परीक्षा में अभ्यर्थी थी। उसने 32 लाख रुपए कई विभिन्न जो है 32 लाख रुपए अलग अलग जगह से अलग अलग अकाउंटों में जो है भेजे भी हैं उस लड़की ने। और इससे साफ साबित होता है कि इस भर्ती की जितनी भी इसमें जो है इस भर्ती में कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। और साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि लड़की ने इसमें जो है सोना भी गिरवी रखा है और बहुत सारी चीज़ें गिरवी रखी है और तब जाके जो है 32 लाख रुपए दिए हैं। और ऐसे न जाने और कितने केसेस जो है इस भर्ती से रिलेटेड होंगे। हम ये चाहते हैं कि 3 दिन के भीतर जो है प्रदेश सरकार तत्काल इस पर या तो STF जांच कराए या तो SIT जांच कराए और इस परीक्षा को तत्काल जो है पहले निरस्त करे और प्रदेश की जनता के समक्ष सारी चीज़ें। नरेंद्रनगर स्थित श्रीदेव सुमन उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों की टीम ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जहां टीम ने 2.5 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद 700 ग्राम वजन का रक्त से भरा गर्भाशय को सफलतापूर्वक निकाला है। अस्पताल के नवनियुक्त CMS डॉक्टर अमित राय ने बताया कि थाना गांव की 45 साल की महिला काजल को असहनीय दर्द के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर वर्षा पवार के नेतृत्व में डॉक्टर विपाशा वर्मा, अनुराग अग्रवाल और डॉक्टर शिवानी ने समन्वय बनाते हुए सफलतापूर्वक जटिल ऑपरेशन किया है। मिसेस काजल पेशेंट थी, वो हमारे पास आई थी पेट में दर्द लेके और उनको ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो हमारे डॉक्टर ने उनको देखा और एडमिट किया और फिर जब सारी चीज़ें टेस्ट कराने के बाद पता चला कि उनको गर्भाशय में इन्फेक्शन है और गर्भाशय में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा ही गर्भाशय को निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिससे पेशेंट का हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो रहा था, तो उनका जान को भी खतरा था। तो हमारे डॉक्टरों ने एडमिट करके उनका ऑपरेशन किया और वो ऑपरेशन करीब 2.5 से 3 घंटे के करीब चला। और हमारे जिसमें से हमारे डॉक्टर वर्षा पवार हैं, उन्होंने मेन लीड इसमें लेके और हमारे एनेस्थेटिस्ट ने उनको किया। यहाँ पे हम जो बच्चेदानी का रसोली का ऑपरेशन कर रहे हैं, अंडादानी में जो गांठ है उसका भी ऑपरेशन यहाँ पे किया जा रहा है। मैं यहाँ पे सिरोविषय के पद पर कार्यरत हूँ और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हम यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। पर इसमें क्या होता है, मैं ये बोलती हूँ कि हर ऑपरेशन की सफलता जो होती है वो टीम पे निर्भर करती है। इसमें मेरे सहयोगी यहाँ पे डॉक्टर दीपाशा हैं, सहयोग के तौर पे उन्होंने मेरी मदद करी है इसमें। और ये जो हमने ऑपरेशन किया है गर्भाशय का, इसमें मरीज को काफ़ी दिनों से फाइब्रोइड्स बने होते हैं, इसको रसोली बोलते हैं, वो थे। और साथ ही साथ में मरीज को माहवारी के समय अत्यंत पीड़ा होती थी और उसको पहले से काफ़ी इन्फेक्शन था। जब हमने इसकी जांच की, मरीज हमारे पास पिछले 1.5 महीने से फॉलोअप में था। हमने उसका पहले प्राइमरी जो ट्रीटमेंट किया वो दवाइयों से करने की कोशिश की, परंतु जब उसको बहुत लाभ नहीं मिला तो फर्दर हमने उसकी सर्जरी के द्वारा उसका ट्रीटमेंट करने का प्लान किया और हमने फिर अपनी टीम गठित करी, मरीज का पूरी जांचें कराई गई ताकि हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसमें मरीज को कोई दिक्कत ना आए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।